हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा और दोस्तों आज का जो ये वीडियो है ये एक सब्सक्राइबर के क्वेश्चन पे है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उनका था। उन्होंने कल बताया कि उन्होंने यूट्यूब पे वीडियो सर्च करे, मेंटेनेंस पर तो बहुत सारे वीडियोज हैं लेकिन इस टॉपिक पर वीडियो नहीं है। अब दोस्तों ये टॉपिक क्या है? ये टॉपिक ये कहता है कि क्लियरली किसी वीडियो में ये नहीं बताया गया कि जो वाइफ है उसको कितना मेंटेनेंस दिया जाएगा। ऐसा वीडियो उनको नहीं मिला तो उनकी रिक्वेस्ट थी कि सर आप ऐसा वीडियो बनाइए। तो दोस्तों ये जो वीडियो है इसमें मैं बहुत सारी चीजों को कवर अप करने वाला हूं। जैसे कि अगर आप हस्बैंड हैं और आपके ऊपर आपकी वाइफ मेंटेनेंस का केस डालती है तो आपको कितना पैसा अपनी वाइफ को देना पड़ेगा। अब इसमें उन्होंने कुछ कंडीशंस और बताई, उसके बेस पर मैं आपको इस वीडियो में यह भी बताऊंगा कि यदि आपके पास नौकरी नहीं है, आप बेरोजगार हैं, तो ऐसे केस में आपको वाइफ को कितना पैसा देना पड़ेगा या फिर आप पैसा देने से बच सकते हैं। या फिर आप हाई सैलरीड पर्सन है, मतलब कि आप या तो इंडिया में या फिर फॉरेन में रहते हुए काफी अच्छी अर्निंग आपकी है, तो उसके बेस पे वाइफ को कितना पैसा देना पड़ेगा। और कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपकी सैलरी का बहुत बड़ा पार्ट उनके पास चला जाएगा। और कई बार ऐसी कंडीशन में जबकि वाइफ केवल कुछ ही दिन आपके घर पे रही है तो ये तो गलत हो जाएगा भाई कि लड़के ने पूरी जिंदगी मेहनत करके किसी तरह से खुद को सेटल किया, अब उसकी नौकरी लग गई और वाइफ 2 दिन उसके घर पे रही और उसके बाद वो सैलरी का बहुत बड़ा पार्ट, मान लेते हैं 5 लाख रुपए हस्बैंड कमा रहा है और 2 लाख रुपए उसमें से ले लेती है, तो ये तो जस्टिस नहीं हुआ। तो ऐसे में क्या होगा? तो कहने का मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। इन सारे क्वेश्चंस का जवाब आज के इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। स्टार्टिंग से एंड तक वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, वीडियो में बने रहिएगा। और यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर लें, क्योंकि इस तरह की वीडियो आपकी डिमांड्स पर हर रोज मैं लेकर के आता रहता हूं। तो चलिए दोस्तों, अब इस पूरे कानून को एक एक करके जितनी चीजें मैंने आपको बताई सबको समझ लेते हैं। तो पहले हम बात कर लेते हैं कि यदि पति के पास जॉब नहीं है, और ये कंडीशन पे भी बहुत है क्योंकि आप देख रहे हैं कोविड की वजह से बहुत सारे लोगों की जॉब चली गई है, अभी जॉबलेस है फिलहाल। तो ऐसे में क्या होगा? क्या वो अपनी वाइफ को पैसा देने से बच सकते हैं, मेंटेनेंस देने से बच सकते हैं? तो दोस्तों ऐसा नहीं है, क्योंकि इस पर कोर्ट की मान्यता यह है कि यदि आपने शादी करी है तो आपको मेंटेनेंस तो देना ही पड़ेगा, आप उसके लिए लायबल हो गए। कंडीशन यह है कि यदि वाइफ खुद से कुछ अर्न ना करती हो, यदि वो खुद से अच्छी नौकरी में है, एक हैंडसम अमाउंट ले रही है, तो ऐसे केस में जनरली आपको मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा। कोर्ट ये देखेगी कि पति तो बेरोजगार है और पत्नी के पास बढ़िया जॉब है जहां से वो 50,000 या 1 लाख रुपीज पर मंथ के करीबन अर्न कर रही है, तो ऐसे में जनरली कोर्ट ऑर्डर नहीं करेगी। लेकिन यदि पत्नी एक घरेलू महिला है या जॉबलेस है, वो कुछ नहीं कर रही है, तो ऐसे केस में आपको मेंटेनेंस देना पड़ेगा। अब कितना मेंटेनेंस देना पड़ेगा? चूंकि आप बेरोजगार हैं तो कोर्ट जो मिनिमम वेजेज होगी उस पर ही मेंटेनेंस तय करेगी। यानी मिनिमम आप ये कह सकते हो मोटा मोटा 3,000 रुपए से लेके 5,000 रुपए पर मंथ के बीच में मेंटेनेंस लगाया जा सकता है। और यदि आपके बच्चा भी है तो एक बच्चे का लगभग 2,000 रुपए मेंटेनेंस मिनिमम आप पे बांधा जा सकता है। यानी दोनों का मिलाकर के 7, 7,500, 8,000 रुपए तक आपका मेंटेनेंस बन सकता है यदि आप जॉबलेस हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि यदि आप सैलरीड पर्सन है या कोई बिजनेस करते हैं और एक एवरेज अमाउंट आपको मिलती है, मतलब 50,000 से लेके 1 लाख के बीच में आपकी सैलरी है, तो ऐसे केस में वाइफ का मेंटेनेंस कितना बनेगा? यदि बंधेगा, मतलब कि यदि वो जॉब में नहीं है और उनका मेंटेनेंस बंध रहा है तो कितना बंधेगा? तो ऐसे में दोस्तों वैसे तो कई सारे फैक्टर्स हैं। अब सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट आई है रजनीश वर्सेस नेहा, उसके अकॉर्डिंग जो है आपको दोनों ही पार्टी को एफिडेविट फाइल करना पड़ता है, जिसमें आप अपनी इनकम और अपने एक्सपेंडिचर दोनों शो करते हो, अपने अकाउंट बैलेंस और भी बहुत सारी चीजें शो करते हो। तो वो सारे फैक्टर्स भी मायने रखते हैं और इसके साथ साथ आपके वकील साहब के आर्ग्यूमेंट्स भी मायने रखते हैं। अब लेकिन दोस्तों ये कहीं नहीं बताया जाता कि भाई कितना मेंटेनेंस तय हो जाएगा। कारण क्या है कि ये बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। फिर भी आपकी जानकारी के लिए, ताकि आपको एक अनुमान रहे, उसके लिए आप ये कह सकते हो कि जो भी आपको सैलरी अकाउंट में आ रही है उसका 25% लगभग आपकी वाइफ के लिए मेंटेनेंस का ऑर्डर किया जा सकता है। यदि आपकी सैलरी 1 लाख रुपए है तो 25,000 रुपए का ऑर्डर आपकी वाइफ के लिए जनरली कोर्ट कर देगी। अब देखिए वाइफ जो क्लेम करती है वो तो बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के करती है, मतलब आपकी सैलरी को भी एलिवेट करके लिखती है, अदर सोर्सेज से भी आपकी बहुत सारी इनकम दिखा देती है ताकि उसका मेंटेनेंस ज्यादा बंधे, और अपने खर्चों को भी बहुत ज्यादा बढ़ा के दिखाती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोर्ट ऐसा ही चलेगी जैसा कि उसने दिखाया, उसने 50% सैलरी क्लेम कर ली तो उसको 50% दे दिया जाएगा। प्रैक्टिस में रहता है कि वो 50% क्लेम तो कर सकती है लेकिन उसको जो मिलेगा वो 20 से 25% के बीच में ही कोर्ट अलाउ करती है जनरली। अब दोस्तों बात आती है कि वाइफ के पास बच्चा भी है, तो ऐसे में क्या होगा? तो बच्चे का भी 25% कोर्ट मानती है, लेकिन उसमें से कोर्ट का रवैया ये होता है कि 12.5% पति बियर करेगा और 12.5% उसके खर्चे जो है वो
पत्नी बियर करेगी। तो इसलिए बच्चे का आपके ऊपर जो भार पड़ेगा मेंटेनेंस का, वो आपकी सैलरी का 12.5% जनरल होता है। यानी आपकी पत्नी और आपकी यदि एक बच्चा है तो दोनों का मिलाकर के 37.5%, यानी 35% से 40% के बीच में आप मान सकते हैं आपको देना पड़ सकता है। बाकी दोस्तों यहां पर आपको ध्यान ये रखना है कि ये एंश्योर जरूर करें कि जब भी इंटरिम मेंटेनेंस की बहस हो वहां पर आपके वकील साहब अवेलेबल हों और वो उस पर आर्ग्यूमेंट करें। ऐसा ना हो कि आपकी तरफ से आर्ग्यूमेंट करने वाला कोई नहीं है, फिर तो जो भी कोर्ट उनकी बात को सुन के तय कर देगी वो फाइनली तय हो जाएगा। और दूसरी बात ये कि यदि गलत ऑर्डर हो जाता है, आपको लगता है कि बहुत ज्यादा ऑर्डर हो गया, तो चुप बिल्कुल मत बैठिए, उसके खिलाफ रिवीजन में तुरंत जाइए। रिवीजन पिटीशन फाइल करने के लिए आपको 90 डेज का टाइम मिलता है फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर। तो उस 90 डेज के अंदर आप रिवीजन पिटीशन फाइल कर दीजिए उसको कम कराने के लिए। अब दोस्तों नेक्स्ट कंडीशन ये आती है कि यदि पति हाई सैलरीड है, अच्छी हैंडसम सैलरी उसको मिलती है, लाइक उसको 5 लाख रुपए पर मंथ मिलता है। अब इसमें भी 2 कंडीशन आती है, या तो वो फॉरेन में सेटल है या फिर इंडिया में है। अब देखिए यदि वो फॉरेन में है तो सबसे पहली बात, जो आपकी वाइफ होती है उसके पास ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं होता कि वो आपकी सैलरी को दिखा सके। वो केवल लिख सकती है कि 5 लाख रुपए मेरे पति की सैलरी है, लेकिन ऐसा कोई रिकॉर्ड होता नहीं है एक्चुअल में उसके पास। क्योंकि देखिए दोस्तों, अब यहाँ की सैलरी और वहां की सैलरी में फर्क है। वहां यदि अर्निंग आपको 5 लाख है तो आपके खर्चे भी उसी हिसाब से हैं। यानी कि यहाँ पे अगर आपका 1 लाख रुपए की अर्निंग है, 50,000 रुपए का खर्चा है, तो वहां पर अगर आपकी 5 लाख रुपए की अर्निंग है तो खर्चा भी फिर डॉलर में है, यानी खर्चा भी आपका 2.5 लाख रुपए हो रहा है। तो आप ये तो कह ही नहीं सकते कि आपकी 5 लाख रुपए अर्निंग है। और अगर 5 लाख रुपए अर्निंग दिखा के वाइफ उसमें से 2.5 लाख मांग लेगी तो आपके पास बचेगा क्या? कुछ भी नहीं, क्योंकि एक्चुअल में आपकी 5 लाख की अर्निंग नहीं है, वो तो एक फिगर है। एक्चुअल में अगर आप उसी देश की करेंसी में अपने खर्चे निकाल दें तो आपकी अर्निंग 2.5 से 3 लाख ही बैठेगी। लेकिन वाइफ ने पूरा 5 लाख क्लेम करके 2.5 लाख रुपए का ऑर्डर करा लिया, तो आपका तो फॉरेन जाना और मेहनत करना सब बेकार हो गया ना। तो ऐसे केस में जो आपकी जेन्युइन सैलरी है उसके आप अपनी रिटर्न स्टेटमेंट में दिखाइए, यानी कि आप वहां बताइए कि आपकी सैलरी 5 लाख नहीं है बल्कि कम है। क्योंकि अगर आप पूरी 5 लाख ही शो कर दोगे तो ये बताना बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि आपके खर्चे भी उसमें, फिर से कोर्ट माने या ना माने। तो ऐसे में कहीं ना कहीं आपको सैलरी वो दिखानी पड़ेगी जो एक्चुअल में आपको इंडिया के हिसाब से मिलता है, ताकि आपका जो मेंटेनेंस है वो बहुत ज्यादा ना बने। दूसरी बात, मेंटेनेंस लेना चलिए मानते हैं राइट है, लेकिन मेंटेनेंस के नाम पे पति की सैलरी को एलिवेट करके दिखाना, अननेसेसरी सोर्स गढ़ना कि इसकी यहां से भी सैलरी है, रेंटल इनकम भी है, खेती भी है, वहां से भी आ रहा है, और उस बेचारे की सैलरी यदि 1 लाख है उसको 5 लाख दिखा करके मेंटेनेंस क्लेम करना, ये तो जस्टिस नहीं है, ये तो गलती है किसी भी तरह से। तो यानी कुल मिलाकर के गलत को रोकने के लिए आपको कुछ हाइड करना पड़ रहा है, तो किसी भी तरह से गलत नहीं है। और वैसे भी देखिए पत्नी की जो टेंडेंसी होती है वो केस में ये होती है कि वो चीजों को बढ़ा चढ़ा करके लिखे ताकि उसका मेंटेनेंस ज्यादा बने, और जो पति होता है उसकी स्ट्रेटेजी होती है कि वो अपनी इनकम को कम करके दिखाए और जो अपने खर्चे हैं वो ज्यादा बढ़ा करके दिखाए, ताकि जो उसको मेंटेनेंस की अमाउंट बंधे वो कम से कम बंधे। तो दोनों को ही अपनी अपनी तरफ से प्रयास करने हैं, जिसके प्रयास अच्छे होते हैं उसके पक्ष में फैसला होता है, जिसके प्रयास में कमी आ जाती है, जिसके आर्ग्यूमेंट्स में कमी आ जाती है, उसको फिर नुकसान झेलना पड़ता है। इसके साथ साथ मैं आपको और बता दूं, यदि आप इंडिया में हैं और इंडिया में आप हैंडसम सैलरी ले रहे हैं तो फिर ये तो फॉरेन वाली बात हो गई कि भाई वहां पे आप कम सैलरी दिखा सकते हैं क्योंकि रिकॉर्ड नहीं है और वैसे भी आपके खर्चे डॉलर्स में। लेकिन अगर आप इंडिया में रहते हुए अच्छी हैंडसम सैलरी ले रहे हैं 3 लाख 5 लाख, अब क्या करें? तो दोस्तों ऐसे में एक ही तरीका है कि आप अपने ऊपर जो डिपेंडेंट्स हैं उनकी लायबिलिटीज दिखाइए सारी। जैसे कि आपको यदि कोई मेडिकल प्रॉब्लम है, उसका कोई इलाज चलता है, तो उसके सारे पर्चे, मेडिकल रिपोर्ट्स आपके पास होनी चाहिए। आपके साथ आपके फादर मदर हैं तो उनको भी आपको मेंटेन करना है, प्लस उनके मेडिकल खर्चे भी हैं, उन सबके प्रॉपर बिल्स लगाइए। खाली बोलने से कुछ नहीं होगा, बोलने से तो केवल दैनिक खर्चा माना जा सकता है, लेकिन अगर आप मेडिकल के लिए कह रहे हैं तो उसके प्रॉपर बिल, उनकी मेडिसिन के बिल, उनकी रिपोर्ट्स वगैरह सब उसमें लगी हुई होनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों हो सकता है आपके साथ आपके छोटे भाई बहन भी रहते हो, आपको बहन की शादी करनी है या आप बहन को पढ़ा रहे हैं या भाई को पढ़ा रहे हैं, तो उन सबके जो एजुकेशनल के खर्चे हैं प्लस उनके जो दैनिक खर्चे हैं, खाने पीने रहने के बेसिक नेसेसिटीज हैं, उन सारी चीजों को लेकर के आइए। यानी कुल मिला के इसीलिए मैं कहता हूं कि जो डॉक्यूमेंट आपका होता है वो आपके मुकदमे की फाउंडेशन होता है। यदि डॉक्यूमेंट में ये सारी चीजें खोल के नहीं लिखी गई हैं तो आपको फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। पूरे मेंटेनेंस के मामले में आप चाहे 10 पेज की कहानी लिख लो, लेकिन ये जो चीजें मैंने बताई ये ना लिखो, तो आपका मेंटेनेंस का रिप्लाई 0 है। तो इसलिए जब भी आप मेंटेनेंस का रिप्लाई फाइल करते हैं तो बहुत मजबूती से फाइल होना चाहिए और उसमें किसी भी प्रकार की आपको लापरवाही नहीं करनी चाहिए। जो भी आपके फैक्ट्स हैं उस पर पहले अपने वकील साहब के साथ बैठ करके पूरा डिस्कशन कीजिए कि आप अपने ऊपर क्या क्या लायबिलिटीज दिखा सकते हो। अगर कोई लोन है तो उसकी EMI भी दिखाइए। कहने का मतलब जितनी भी चीजें हैं वो सारी वकील साहब से डिस्कस कीजिए, उनको नोट करवाइए कि ये सारी चीजें आनी चाहिए और लास्ट में आपकी सैलरी इतनी बचनी चाहिए।
अगर आप ये सारी चीजें वकील साहब से डिस्कस नहीं कर रहे हैं और वकील साहब अपनी समझ से पिटीशन बनाते हैं, तो जाहिर सी बात है फिर उसके अंदर वो बात नहीं आएगी, क्योंकि आपके फैक्ट्स आपसे अच्छा कोई नहीं जान सकता। तो इसलिए आपको अपने सारे फैक्ट्स अपने वकील साहब को बताने भी हैं और उनसे अपने रिप्लाई में लिखवाने भी हैं। और जिस भी रिटर्न स्टेटमेंट को यानी अपने रिप्लाई को आप कोर्ट में फाइल करते हैं, उसे फाइल करने से पहले एक बार पूरा पढ़ लें, ताकि उसमें कोई चीज छुटी हो तो आप अपने वकील साहब से कह करके उसमें ऐड करवा सके। ऐसा ना हो कि उन्होंने आपको दिया और आपने बिना पढ़े साइन करके कोर्ट में डाल दिया, क्योंकि उन्होंने तो अपनी तरफ से अच्छा बनाया है लेकिन आपके अकॉर्डिंग उसमें कोई फैक्ट छूट गया है तो फिर आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो दोस्तों मैं समझता हूं मैंने आपको सारी चीजें अपनी तरफ से कोशिश करके बताई हैं। यदि आप बेरोजगार हैं तो आपको कितना मेंटेनेंस देना पड़ेगा, और यदि आप एक सैलरीड पर्सन है, आपको एक एवरेज सैलरी मिलती है तो कितना मेंटेनेंस देना पड़ेगा, और यदि आप एक हाई सैलरीड पर्सन है तो आप कैसे मेंटेनेंस की राशि को थोड़ा कम करवा सकते हैं, अपने फेवर में करवा सकते हैं। तो दोस्तों ये थी मेरी आपको जानकारी, और यदि आप अपनी किसी पर्सनल समस्या के लिए मुझसे बात करना चाहें, उसके लिए इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। उस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक करके मुझसे बात भी कर सकते हैं और मिल भी सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नई लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।